मैं आज तक, जैसे कांग्रेस जब बनी थी तो उसकी प्रियॉरिटी थी, कांग्रेस जो है उनको ब्रिटिश रूल को भारत से खत्म करना चाह रही थी। वो स्वराज चाह रही थी कि भारत में हमारा राज हो। कांग्रेस उस मकसद में 85 से लेकर 47 तक लड़ी और वो कांग्रेस उसमें कामयाब हो गई। उसके बाद आरएसएस का एक मकसद था कि हमें सेकुलर पॉलिटिक्स खत्म करके कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो वो उसमें कामयाबी की तरफ बढ़ गए या कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी रखी कि उनका धारा 370 हटाना है, उन्हें मंदिर निर्माण करना है, 35A का मसला था उनका। अनीस अहमद अंसारी साहब, पहले हमारे सामने एजेंडा होना चाहिए, हम उस एजेंडे को सरकार के सामने रख सकते हैं। सरकार बात मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो भी कोई बात नहीं है, हमें वो उसके बदले में जेल में नहीं डालेगी। लेकिन हमें वोट देना है उसको कि नहीं देना है, या उसको कितना कॉपरेट करना है कितना कॉपरेट नहीं करना है। हम 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, और साथ में हमारे बहुत सारे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, विजेंटी भाई लोग भी हैं। बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो कुछ हद तक लिबरल हैं। तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं कि भाई आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो, आप सोशल जस्टिस की बात करते हो, आप इंसाफ की, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, हम डेमोक्रेसी में कहां खड़े हैं। हम अंतरराष्ट्रीय मंचों तक भी ये बातें ले जा सकते हैं कि हमारे साथ दिक्कत हो रही है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो। लेकिन पहले हम सरकार से कहें तो, हमारे एजेंडे तो पहले, एजेंडा हमारे सामने तो हो कि हमारे आप सबके बीच में, जैसे अभी 341 की बात आई, हमारे खालिद तना भाई ने कहा कि 341 एक एजेंडा हो। ठीक, एक सिक्योरिटी हमारी एक बड़ा मसला है, बहुत दिनों से इस पे बात होती है, वो भी एक एजेंडे में का हिस्सा हो सकता है। लेकिन किस चीज से कितने परसेंट लोग मुतासिर होते हैं, और वो हर इशू की जांच होनी चाहिए। अगर लिंचिंग भी हो रही है तो हमें सिर्फ लिंचिंग पे नहीं सीधे बात करके उस लिंचिंग के पीछे की वजूहात क्या है। अकरम कसार भाई, मैं थोड़ा सा आपको, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है, और पता नहीं सीधी बात है या तंज है, मुझे नहीं मालूम। बहुत सीधा साधा आदमी हूं, जिसे हमारे सरफराज कटियारी भाई भोला कहते हैं मैं। तो सियासत में जो हिस्सेदारी का मामला है, मैं किसी और की बात ना करके मैं अखिलेश यादव की बात करता हूं। अखिलेश यादव के टाइम में हमारे 69 एमएलए थे, और कुछ 10-11 मिनिस्टर थे। अगर हम इसको पसमानदा के हिसाब से बात करें, हम आजम खां साहब को सलमानी ना माने, एक मिनट के लिए ना माने, तो रियाज अहमद बंजारा साहब को, रियाज अहमद लिखते हैं, जात से वो बंजारा है, महबूब अहमद तेली हैं, अहमद हसन साहब अंसारी हैं, और अनीस मंसूरी साहब, और एक मेरठ के यासीन जोगी साहब, इन सब लोगों को मौका दिया था अखिलेश गवर्नमेंट ने। अब ये इनके पास एजेंडा क्या था, मुसलमानों के पास एजेंडा क्या था, उन्होंने कितना काम कराया, ये एक अलग इशू है। ठीक, ये इशू अलग है। लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे विधायक भी ठीक ठाक जीत के गए थे, और मिनिस्ट्री में भी हमारी हिस्सेदारी थी। और दूसरे अखिलेश से मेरी बात भी हुई थी, तो उनका कहना था कि भाई हम तो मुसलमानों की पार्टी ही कहे जाते हैं, और जैसा कहा जाता था कि यादवों के बाद दूसरा नंबर तो मुसलमानों का था ही, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमानों की बड़ी, देखिए अकरम भाई, सियासत में हिस्सेदारी ये बहुत अहम इशू है, और हमारी प्रायोरिटी पहले नंबर की होनी चाहिए। लेकिन इसमें हम एक बात जरूर ये कहेंगे
कि हम लोगों को कितनी हिस्सेदारी चाहिए, यह जरूर तय होना चाहिए। क्या हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो हमारा कैंडिडेट कौन है पूरे भारत में, चाहे कांग्रेस से चाहे किसी से भी, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो हमारा वो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है। जैसा कि कांग्रेस ने अंतुले को, गफूर साहब को मेघालय से शायद, और असम और मेघालय में थोड़ा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन वहां से 2 सीएम आए थे कांग्रेस से। तो क्या हम सीएम बनना चाहते हैं, हम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो किस पार्टी से बनना चाहते हैं। क्या हमें बहुत सारी पार्टियों को हम झेल सकते हैं, हम यूपीए एनडीए तक ठीक है, या तीसरा मोर्चा भी चाहिए हमको, या अलग अलग पार्टियां चाहिए कि हमें एमआईएम भी हो, उसको भी जिंदा रखना है, पीस पार्टी को भी जिंदा रखना है। हमारे जानू भूनी भाई ने भी एक पार्टी बना लिया है, बिहार में भी एक कसार साहब ने पार्टी बनाई है। इस तरह मतलब पार्टियों की, अकरम भाई के पास भी एक पार्टी है। तो हम कितनी पार्टियों को अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी पार्टियों को जिंदा रख सकते हैं। और जो हमारे टैक्टिकल वोटिंग की जो बीमारी है, हमें टैक्टिकल वोटिंग से बाहर आना चाहिए। हम अपना इसका एक एजेंडा, इसको ढंग से, कुछ लोग जूम पे अगर चाहें तो बात कर सकते हैं, जो लोग अपना नाम दें, मैं उनसे जूम पे, हमारे और साथी जो सीनियर साथी हैं, यूनुस भाई हैं, हमारे मुख्तार भाई हैं, हमारे नुरलैन भाई हैं, खालिद तना भाई और लोग हैं, जो हम सब लोग मिलकर बात करें, अख्तर हुसैन साहब हैं, कि हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है। अभी हमें पार्टियों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मांगते नहीं है, हमें शिकायत करने का अधिकार नहीं है। हम जब खुद सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अवैसी जी अगर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो दूसरे से मांग नहीं कर सकते हैं। जिस कौम की अपनी पार्टी होती है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करती है, वो दूसरी सरकारों से नहीं मांग कर सकती है। और मैं अनीस अहमद साहब, मेरठ के अयूब अंसारी साहब जेल मंत्री थे, शेर खान कसार साहब, आर्टिकल 340 के अनुसार 65% ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, ये एक नारा है। लेकिन क्या हम 27% की जो हमारी जो आरक्षण मिला हुआ है, 27% भर जा रहा है। सबसे पहला सवाल मैं आसिम भाई से भी कहूंगा, आसिम पसमानदा साहब से, बंटवारे के पहले इस बात पे बहुत जरूर है गौर करना कि क्या 27% फुल हो जा रहा है, हम उसमें हिस्सा नहीं पा रहे हैं। जी शहनवाज अंसारी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हम पसमानदा जो है के नाम से अपनी एक बात करें, वो ठीक है, लेकिन एक और चीज जानिए, हमारा सवर्ण समाज, नहीं मैं अकरम भाई, मैं किसी को फिलहाल इस पे बुरा भला नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात, जब बात निकलती है तो उस पर बात पूरी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोई भी पार्टी, वो पार्टी किसी का भी नाम ले लीजिए, जब एक पार्टी बनी है तो वो अपना सारे एजेंडे में उस पार्टी का भी नाम आना चाहिए, उस पार्टी का अपना क्या एजेंडा है। वो डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी हो, वो उलमा काउंसिल हो, वो एमआईएम हो, यूडीएफ हो, मुस्लिम लीग हो, उन पार्टियों के एजेंडे क्या हैं। वो खुद सरकार बनाएंगी या किसी सरकार के साथ हिस्सेदारी करेंगी। सरकार बनाएंगी तो क्या मसला हल करेंगी, और दूसरी सरकार के साथ जाएंगी तो उनके इश्यू क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या वो रख करके। नौशाद हवारी साहब, आप बेहिचक पूछ लीजिए, कोई बुरी बात भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे लग सकती है तो भी कोई बात नहीं है। आप मैं दूसरों को बुरा कहता हूं, बुरा नहीं कहता, मैं तनकीद करता हूं, तो तनकीद हमें सुनना भी चाहिए और उससे सीखने का मौका मिलता। आप बेशक पूछिए नौशाद साहब, वेलकम है आपकी बात का। तो मैं जैसे कह रहा था कि हमारी प्रियोरिटीज 2-3 बातें आई हैं, 340 की बात आई है, 341 की बात आई है। हाँ, एक बात मैं, मुझे थोड़े तकलीफ होती है कि मेरे बार बार बताने के बाद भी 342 का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। हमें 342 की बात भी करनी चाहिए, 342 भी एक प्रियोरिटी है।
होनी चाहिए एक प्रियॉरिटी। ठीक 342 और 341 वाले जरूर एक बात गौर से सुने कि हमारी 131 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें 84 सीटें ऐसी हैं जहां से हम चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसमें बेशक हासिम पसमानदा साहब मैं आपकी राय से इत्तेफाक रख रहा हूं कि 341 के तहत 84 सीटें ही सिर्फ रिजर्व हैं, सिर्फ 84 सीटें, और 47 सीटें एसटी वाली ओपन हैं जहां से मुसलमान चुनाव लड़ सकता है। 47 सीटें ऐसी हैं जहां से मुसलमान चुनाव लड़ सकता है, इसलिए 131 सीटें रिजर्व नहीं हैं, रिजर्व हैं लेकिन उसमें हमारे लिए भी रिजर्वेशन है। 47 सीटों में सिर्फ 84 सीटें ऐसी 84 जहां से मुसलमान दलित चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसका भी एक उपाय है मेरे पास। जो लोग अपने आप को एथिस्ट कहते हैं वो अपने को एथिस्ट ना कह करके बौद्धिस्ट अगर कह लें तो वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर हम जावेद अख्तर को झेल सकते हैं, तहसीन पूनावाला को झेल सकते हैं, उमर खालिद को झेल सकते हैं, तो हम बुद्धिस्ट मुसलमान को भी झेल सकते हैं। तो मैं ये अभी आखिर में भी थोड़ी सी बात करूंगा, तब तक आप लोग आपस में प्रियॉरिटीज पे गौर कर लें मेरा, और ये मैं इस पे दोबारा भी बात करूंगा, मतलब ये बहुत अहम इशू है, हमारी प्रियॉरिटी तय होनी चाहिए। और जो पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही, मुस्लिम नाम की पार्टियां, मुस्लिम कही जाने वाली पार्टियां, वो भी अपना बतावें, वो भी अपना बताएं कि उनका रोड मैप क्या है। जी अनीस भाई, मैंने माइक करीब रख लिया है, उम्मीद है। जैसे फिरोज भाई की एक पार्टी है, उन्होंने एक अच्छा खासा वोट लिया था। हमें ये जानना जरूरी है, हमें समाज के सामने रखना होगा, अगर हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के जिम्मेदार हैं, हमारी प्रियॉरिटी क्या है। मैं फिर से मैं पढ़ूं, हाँ मैं 342 की बात रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, फिर से ध्यान से सुनिएगा। 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है, आरक्षण है, जिसमें कश्मीरी, गुजर, बकरवाल, हिमाचल के गुजर, लक्षद्वीप पूरा जहां से पीएम सईद साहब, कोया साहब चुनाव जीत के आते हैं, वो एसटी सीट है, वो लोग एसटी लोग हैं। और जो पायल तड़वी की डेथ हुई थी, पायल, ये तड़वी बिरादरी जो महाराष्ट्र की, वो भी ओबीसी में है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि बिहार में बंजारा समाज जो है वो भी इसमें आ गया है। ठीक है हुसैन अंसारी साहब, अति पिछड़े का कोटा होगा तो ज्यादा आसानी होगी। विशाल सिंह जी, ये आपकी बात सही है कि विपक्षी पार्टियां अपना रोड मैप नहीं बताती हैं, सिर्फ उन्हें वोट चाहिए। उनके पास रोड मैप नहीं है, बीजेपी ने सबकी हालत बिगाड़ दिया है। बीजेपी ने इतना फास्ट, इतना एग्रेसिव वो काम कर रही है कि दूसरे लोग मारे डर के अपना एजेंडा नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। कि जैसे कांग्रेस अगर कह दे कि वो सेकुलरिज्म का एजेंडा अपनाएगी तो उसे कट्टर जो हिंदू वोट है उसके खिसकने का डर है, तो इसलिए वो अपना एजेंडा जो है वो नहीं क्लियर कर रही है। बहुत अच्छी बात फिरोज मंजरी साहब, आप बिहार में आप तैयार हैं पूरे तरीके से, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। लेकिन मैं समाज के सामने जो है ये बात चाहूंगा कि समाज के सामने आप अपना रोड मैप रखें और उसका टाइम भी बताएं कि आप कितने दिनों में कामयाब हो जाएंगे। जैसे आरएसएस ने 100 साल का प्लान किया था, 100 साल होने जा रहा है, उसके पहले उसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लिया अपनी शर्तों पे। उसको जो भी करना था उसने अपने सारे काम हल कर लिए हैं, अपने एजेंडे को पूरा कर लिया है। और सिर्फ अभी लोग 2 से 86 की बात करते हैं, 77 में बहुत आराम से अटल जी विदेश मंत्री बने थे मुस्लिम वोटों के सहारे। उसके पहले श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जो है
मिनिस्टर बने थे और शायद मुस्लिम लीग के साथ भी मिलकर सरकार बनाया था। तो आरएसएस आजकल कामयाब नहीं हुई है, बहुत पहले से कामयाब हो चुकी थी वो। हाँ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अब आई है। तो हमें अपनी प्रायोरिटी पे ध्यान रखना होगा, हमें अपनी प्रायोरिटी तय करना होगा। एक चीज, अब आ जाते हैं हम डॉक्टर अयूब साहब के ऊपर। डॉक्टर साहब के गिरफ्तारी हो गई, इसका बहुत अफसोस है, बहुत सदमा है। हमारे दोस्त भी थे वो, और पार्टी लाइन से भी कुछ उम्मीदें थी कि हो सकता है एक चेहरा बने, खासतौर से पसमानदा मुसलमानों के लिए एक उम्मीद थी कि वो हमारा दुख दर्द समझेंगे, उसी समाज से आते हैं वो। लेकिन क्या पड़ी थी, किसने सिखाया, किसने बताया उनको? जो पोस्टर छपा है वो पोस्टर अच्छा नहीं था इनकलाब में। और इनकलाब दैनिक जागरण का अखबार है, उसने छाप भी दिया, उसने कंप्लेन भी नहीं किया कि ये सही नहीं है आपका। ये बात भी हजम नहीं हो रही है और उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनके ऊपर राजद्रोह का केस भी लग गया है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है पार्टी की तरफ से, डॉक्टर अयूब साहब की तरफ से। सबसे ज्यादा सेकुलर पार्टी, जी फिरोज भाई, नास्तिकों के लिए जी, अगर वो बुद्धिस्ट बने तो वो आरक्षण आराम से ले सकते हैं, नास्तिक बनने से क्या फायदा है? तो डॉक्टर अयूब साहब ने जो गलती की है, और मैं उनसे, मेरी बातचीत तो नहीं होती है, या कोई आदमी हो तो उस पर समझे ढंग से कि वो एक गलती है। हाँ, ये अलग बात है कि एक छोटी नासमझी की सजा, राजद्रोह जैसा केस नहीं लगना चाहिए उनके ऊपर। और उनके लोगों को भी इस पे समझना चाहिए कि उस पोस्टर का सपोर्ट ना करें। और ये गलती कभी, इसी से मिलती जुलती गलती सिमी ने भी किया था। आज सिमी पूरी तरीके से बैन हुई, उसके चलते कितने मुसलमानों का क्रैकडाउन हुआ। हुसैन साहब, बुद्धिस्ट मुस्लिम का मतलब मैं ये